हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू इजी एस्पाई। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट तुलसीदास। ये आपके जीएस पेपर 4 में पार्ट ए यूनिट 1 का पार्ट है कि जो बात करता है अबाउट दी इंडियन फिलोसफर्स एंड थिंकर्स। पहले हम लोग देखते हैं कुछ पीवाईक्यूज़ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम यहाँ पर जितना पढ़ेंगे उसमें आप ये सारे क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर लोगे एंड नॉट जस्ट सॉल्व कर लोगे बट इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना लोगे दैट इस टॉपिक में से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर पाओगे। ओके, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस पार्ट से ऑलरेडी ऑलमोस्ट एवरी ईयर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे 2015 हो, 14, 15 में इनफैक्ट 2 क्वेश्चन पूछे गए। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप भी एंड वेरी शॉर्ट भी। इसके अलावा 2019 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक लॉन्ग टाइप में और दूसरा शॉर्ट टाइप में। सो आप समझ सकते हैं कि टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम इनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे लास्ट में, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं टॉपिक को अच्छे से। नो, जब हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं सो एक बात दिमाग में लाइए कि तुलसीदास जी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है। ये बात हो रही है 1532 से 1623 की। ओके, एंड 1528 में कौन आ रहा है, 1526 में आ रहे हैं आपके बाबर, यानी कि मुगल्स का राज यहाँ पे शुरू हो रहा है। ओके, एंड 1555 56 के अराउंड यहाँ पे अकबर का रूल शुरू हो जाएगा। ओके, अब जरा इस मिडाइवल एज के टाइम के सोशल एनवायरनमेंट को इमेजिन कीजिए कि इस टाइम पर सोसाइटी हमारी किस तरह की रही होगी। एक तो ये इन्वेडर्स का रूल रहा। अकबर हालांकि अपनी लाइफ के लेटर हाफ में लिबरल हो जाएगा बट इनिशियली वो भी उतना ही ऑर्थोडॉक्स था जितना कि पहले के रूलर्स थे। तो पॉलिटिकल साइड में कहीं ना कहीं किंग को देख रहे होंगे कि किंग कैसा है आज का और आइडल किंग कैसे होने चाहिए, जैसा कि हमने देखा रामचरित्र मानस में। ठीक है, दैट इज़ भगवान राम। तो वो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर करेंगे कि एक आइडल किंग किस तरीके का होना चाहिए हमारी सोसाइटी में, उसमें किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और उसका राज्य दैट इज़ राम राज्य कैसा होना चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी। ओके, देन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि विमेन की कंडीशन किस तरह की रही होगी। सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाइल्ड मैरिज हो उस टाइम, विडो की जो हालत रही हो, इन सब चीज़ों पे उन्होंने कुछ ना कुछ बात की होगी। और दूसरा जो एक और इशू रहा होगा सोसाइटी में वो रहा होगा अबाउट द वर्ना सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी उसी तरीके से पूछे गए हैं आपको कि सोशल कॉन्शियसनेस पर लेकर उनके क्या व्यूज़ थे। ठीक है, गवर्नेंस की बात, यानी कि कैसा राज्य चल रहा है, क्या गवर्नेंस है, किस तरीके से पब्लिक के वेलफेयर का ध्यान रखा जा रहा है। उनके फिलोसफिकल थॉट्स पूछे गए हैं, वही भगवान के साथ आपका कैसा रिलेशन हो, रिलीजन को लेके आपकी क्या बातें हों। सोशल कॉन्शियसनेस यानी कि अपने समाज को लेकर उनमें कितनी जागरूकता थी, कितनी अवेयरनेस थी, वो किस तरीके से देख रहे थे अपने समाज को। दूसरा, सत्य स्वंत सुखाए। ओके, ये पूछा गया। अब ये नाम से ही काफ़ी हद तक क्लियर है कि कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। और देखिए, आपको वेरी शॉर्ट में आंसर देना है, 2 लाइन में। अगर आपको वर्ड का मतलब समझ में आ गया तो आप आंसर लिख लोगे। ठीक है, स्वतः है एक्चुअली, वो स्वंत नहीं है। ओके, स्वतः सुखाए दैट मीन्स कि अगर मैं भगवान की वर्शिप कर रहा हूँ तो मैं अपनी खुद की मन की शांति के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, किसी और को दिखाने के लिए या किसी और को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ओके, अपने खुद को, आपको खुद को भक्ति करके सुख मिलना चाहिए, चैन मिलना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि दूसरों को दिखे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ कैमरे लेके, नॉट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, उसके अलावा 3 फेमस वर्क पूछे गए उनके और दूसरा रामचरित्र मानस पे पूछा गया, लेकिन पूछा क्या गया, जस्ट शॉर्ट नोट 2 टाइप का। ओके, तो हम ये सारी चीज़ें समझेंगे बट अपने दिमाग में एट द बैक ऑफ योर माइंड हैव दी, जस्ट इमेजिन दैट सोसाइटी एंड पॉलिटी उस दौर की जब वो जी रहे हैं, जिस दौर में 1532 से 1623। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस टाइम पर ये भक्ति मूवमेंट वगैरह चीज़ें चल रही थी तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हो रहा था, लेकिन ये अकेले ऐसे पोएट निकले जिनको कहा गया लोकमानस, यानी जनता के पोएट। जनता के पोएट क्यों? क्योंकि देखिए, बाकी के जो आप भक्ति सूफी टाइप के पोएट्स पढ़ते हो ना,
वो बात कर रहे हैं भगवानों की और इंसानों की, ठीक है। लेकिन कहीं भी वो जनता के जो मेन मुद्दे हैं, जैसे विमेन की कंडीशन, ठीक है, वर्ना सिस्टम को लेके बातें, एक राजा कैसा होना चाहिए, उसका राज्य कैसा होना चाहिए, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन, इन पे बात नहीं करी है मेजॉरिटी पोएट्स ने उस टाइम के। इसीलिए इनको नाम दिया गया, ही वॉज कॉल्ड एज द पोएट ऑफ लोकमानस। ओके। और ये जनता की बातें कर रहे हैं, ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये पता चल रहा है इनके वेरियस कॉम्पोजिशन से। ओके। तो बड़े छोटे सब मिला के इन्होंने 12 टेक्स्ट लिखे हैं, जिसमें से प्रोमिनेंट वर्क्स यहाँ पर लिखे हैं आपके सामने। सारे याद ना भी रहें, क्योंकि देखिए आपसे पूछा क्या गया है, 3 फेमस वर्क ऑफ तुलसीदास। तो 3 तो बहुत ईजी है, गीतावली, दोहावली, कवितावली। ओके। इसके अलावा रामचरितमानस सभी को पता है, ठीक है। बाकी और यहाँ पर है रामलीला, नाचू, वैराग्य, संदीपनी एंड रामज्ञ प्रश्न, देन पार्वती मंगल, बरवई रामायण एंड विनय पत्रिका। ठीक है, इतनी सारी लिखी हुई है यहाँ पे। 4 तो बहुत इजी हैं, बाकी आपको याद करनी होंगी। एंड मैंने आपको बताया अकबर का टाइम पीरियड कब से कब शुरू हो रहा है आपका, 1556 से लेके 1605 तक। और इनका टाइम पीरियड क्या है कबीर जी का, उनका है 1532 से लेके 1623 तक। ओके। सो ये दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, ये अकबर के राज में ही रह रहे हैं। चलो ये सब डिटेल्स आप खुद पढ़ लेना। इनका रियल नेम क्या है? रियल नेम है रामबला दुबे, क्योंकि यही पूछा गया था एक बार, आई थिंक PYQ में, नहीं अभी तक नहीं पूछा गया है, पर 2 मार्कर में कभी भी पूछ लेगा। बर्थ कब हुआ? 1532 में। कहाँ पर हुआ है? बांदा डिस्ट्रिक्ट, यूपी, और राजापुर गांव में। ओके। लेकिन इनके गुरु का नाम ज़रूर याद रखिएगा, गुरु नरहरि दास, क्योंकि ये जो नाम है तुलसीदास, ये नाम दिया इनके गुरुजी ने ही था। इनके गुरु का नाम है गुरु नरहरि दास। चलो हम लोग बात करते हैं अबाउट द रामचरितमानस। अब रामचरितमानस के बारे में हमें एक बात तो सबको पता है, और शायद बचपन से पता है, दैट ये लिखी किस में गई है? तो ये लिखी गई है अवधी डायलैक्ट में, ठीक है। अवधी जो रीजन है यहाँ का आज का, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या वाला, उसी के टाइम पे लिखी गई है। और कब लिखी गई है? 16th सेंचुरी, क्योंकि ये 16th सेंचुरी की पोएट हैं। ओके। ये सबसे होलीएस्ट बुक मानी जाती है हमारा जो इंडो गैंगेटिक रीजन है वहाँ पर। ओके। और एक एस्टिमेट ये बताता है, गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिश होती है ये बुक, एंड इट हैज़ सोल्ड ऑलमोस्ट 7 करोड़ कॉपीज। ओके। नाउ किस पर बेस्ड है आखिर ये रामचरितमानस? देखिए ये बेस है प्रॉपरली रामायण पे ही, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है, हम वो रामायण नहीं पढ़ते हैं एग्जैक्टली। हम लोग जो टीवी सीरियल्स में आप लोगों ने देखा है, या जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली इसी रामायण का और रिफाइंड वर्जन जो लिखा है इन्होंने, दैट इज़ कॉल्ड एज रामचरितमानस। ओके। रामचरितमानस को 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम कांड कहते हैं। जैसे राम भगवान की बात हो रही तो बाल कांड, ठीक है, फिर भरत मिलाप कांड हो गया, उसके बाद फिर लव कुश कांड है, ठीक है। तो दीज आर डिवाइडेड इनटू 7 चैप्टर्स, दैट इज कांड, टू टेल द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज बिकमिंग द किंग ऑफ अयोध्या। ओके। इट इज़ बेस्ड ऑन रामायण, जो कि ऋषि वाल्मीकि ने लिखी है और हमारा एक ग्रेट एपिक माना जाता है। तो रामचरितमानस क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये सिंबलाइज कर रहा है अबाउट द स्ट्रेंथ, ठीक है, सत्य की शक्ति, एंड मॉडेस्टी, शालीनता, मर्यादा, एंड द ब्यूटी। इट एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ एस्टैब्लिशिंग द डिग्निटी एंड स्टिकिंग फर्मली टू इट्स प्रैक्टिकल फॉर्म। ठीक है। अब रामायण में जो चीज़ें बताई है वो सब हमको पता है कि ये बता रहे हैं एक आइडियल फैमिली कैसी हो सकती है, एक आइडियल सोसाइटी कैसी हो सकती है, और एक पॉलिटिकल लाइफ किस तरीके की होनी चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, उसका राज्य किस तरीके का होना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। राज को त्याग कर दिया अपने पिता के वचन के लिए और जंगल तक चले गए, सैक्रिफाइस कर दिया उन्होंने अपना पूरा राज्य और सारे वैभव। ओके। देन तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, दैट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ वैल्यूज़ एंड द ह्यूमन वैल्यूज़। ज़िंदगी किस तरीके से जीनी है इंसानों को, वो सिखाती है आपको रामचरितमानस।
हालांकि यहाँ पर जो स्कोप ऑफ लाइफ की बात हो रही है इट इज़ नॉट लिमिटेड, ये ग्लोबल विजन रखता है। अब रामायण में जो भी अच्छी बातें हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि हम उसे सिर्फ यहीं पर अप्लाई कर सकते हैं, उसे आप किसी भी देश में किसी भी सोसाइटी में अप्लाई कर लीजिए। राम राज्य मतलब बस जहाँ पर सभी लोग सुखी हों। ओके, सो विशिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, लाइफ वैल्यूज़ फ्री फ्रॉम द शेकल्स ऑफ प्लेस एंड टाइम। ये ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे ये चीज़ें वैलिड थी आज वैलिड नहीं, आज भी उतनी ही वैलिड है, क्योंकि आज भी लगभग हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन यही बातें करता है दैट हमें एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, एक समाजवादी देश बनाना है। ओके, इट गाइड इन एस्टैब्लिशिंग ए हेल्दी सोसाइटी एंड वेलफेयर पॉलिटिक्स। ठीक है, क्योंकि आज जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अपने सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स देख रहे हैं वो क्या है, वो वेलफेयर पॉलिटिक्स ही है। ओके, या आज जो इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं जैसे जन आरोग्य योजना, वो क्या है, वेलफेयर अप्रोच है। बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम चल रही है, दैट इज अ सोशल वेलफेयर पॉलिटिक्स, राइट। लाडली बहना योजना चल रही है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ वेलफेयर पॉलिटिक्स। ठीक है, हमें एक हेल्थी सोसाइटी बनानी है, यानी कि एक सोशल कैपिटल की बात कर रहे हैं हम। सोशल कैपिटल का मतलब होता है जहाँ ब्रदरहुड हो, भाईचारा, ठीक है, लोगों में आपसी प्यार मोहब्बत हो, ऐसी हेल्दी सोसाइटी बनानी है हमें। तो ये उस वक्त भी ये बातें उतनी ही सच थी जितनी कि ये बातें आज सच हैं, इसीलिए ये जितनी भी इसमें चीज़ें लिखी गई हैं ये समय से परे है। ठीक है, इट इज़ नॉट बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस। Across the Hindi hinterland, the reference to Ramayana often actually means रामचरितमानस। जब हम हिंदी लैंड में बात कर रहे हैं अबाउट दी रामचरितमानस तो वही रामायण है हमारे लिए। ठीक है, वरना वैसे तो रामायण के कई वर्जन हैं। अब हिंदी हार्टलैंड में आप जाइएगा, मैथिली रामायण देख लीजिए। ओके, मैथिली रामायण में इनफैक्ट सीता जी को तो पुत्री बताया गया है रावण की, कि उनकी पुत्री की रहती है सीता जी, और उस वजह से राम और रावण के बीच युद्ध होता है। फिर उसके बाद श्रीलंका में अलग रामायण चलती है, हमारे साउथ इंडिया में अलग रामायण है, तमिल में, कन्नड़ में, उसके बाद आपकी इंडोनेशिया में अलग रामायण चलती है। वहाँ पर बताया गया है कि इट वॉज द लक्ष्मण हु किल्ड द रावण, नॉट राम। ओके, लेकिन जब हम अपने हिंदी हार्टलैंड की बात करते हैं, अपने इंडो गैंगेटिक बेसिन की, तो हम जो रामायण बिलीव कर रहे हैं इट इज़ नॉट एक्चुअली द रामायण बट इट इज़ द रामचरितमानस। ओके, तुलसीदास मेड द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम पॉपुलर अमंग द मासेस बिकॉज ही राइट्स इन द रीजनल डायलैक्ट दैट इज अवधी, द मोस्ट पीपल अंडरस्टूड। ओके, तो यहाँ पे बात हो गई हमारी मानस की। ठीक है, इसने हमें सारी चीज़ें बताई कि एक किंग कैसा होना चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट कैसा होना चाहिए, एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, उसमें ब्रदरहुड होना चाहिए। ओके, और इन सब का अल्टीमेटली जो गोल है वो है पूरा ग्लोबल, सिर्फ कोई रीजनल या लिमिटेड नहीं है, ना ये टाइम के लिए लिमिटेड है ना ही ये स्पेस के लिए लिमिटेड है, इट इज़ ग्लोबल एज वेल एज यूनिवर्सल। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द रामचरितमानस। अब हम बात करते हैं तुलसीदास की सोशल कॉन्शियसनेस की। तो देखिए, ये जी रहे हैं जिस एरा में, दैट इज़ मुगल एरा, स्पेशली द रूल ऑफ अकबर। तो यहाँ पर इस टाइम पे इनको देखने मिल रही है काफ़ी हीनस एट्रोसाइड्स एंड मेल प्रैक्टिसेस। एट्रोसाइड्स में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अकबर के सेकेंड हाफ टेन्योर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके फर्स्ट हाफ टेन्योर की बात कर रहा हूँ। 1556 से ऑलमोस्ट 76 तक ही वॉज अ वेरी क्रूअल पर्सन। एक किंग, एक राजपुताना स्टेट उन्होंने जीता था, वहाँ पर 40,000 लोगों को मरवा दिया था अकबर ने, क्योंकि उसके कुछ सैनिक मारे गए थे युद्ध में। तो बदला लेने के लिए उसने उस किले में रह रहे 40,000 लोगों को मरवा दिया था। ओके, सो इस एरा में काफ़ी एट्रोसाइड्स हो रही हैं, मेल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, रेसिज्म हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जितनी सारी डिस्क्रिपेंसीज थी वो सब सोशल सिस्टम उस टाइम की सोसाइटी में प्रिवेल कर रही थी, और इन सब चीज़ों को, दैट इज़ सोसाइटी को ऑब्जर्व करना, उनके बारे में लिखना और फिर उनकी रेमेडीज़ भी बताना, इसलिए हमने इनको कहा लोक मानस। ठीक है, एट सच ए टाइम कीपिंग इन माइंड द स्पिरिट ऑफ लोक मंगल। अब ये इस टाइम पे बात करेंगे कि नहीं, राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे तो जनता का मंगल यानी कि कल्याण करने वाला राजा होना चाहिए। सो इन्होंने यहाँ पे कहा कि हमें ऐसी सोसाइटी बनाने की ज़रूरत है विच इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ सेक्रीफाइस जस्ट लाइक लॉर्ड राम। ओके, अ सोसाइटी दैट इज़ बेस्ड ऑन
लव दैट इज ब्रदरली लव, जैसे राम और लक्ष्मण, ठीक है। लव बिटवीन राम एंड सीता, ठीक है, दैट इज फैमिली बॉन्ड। उसी तरीके से वर्च्यू, ठीक है, वर्च्यू ऑनेस्टी, ठीक है, अच्छा कैरेक्टर, जस्टिस, जैसे किंग को क्या होना चाहिए, ही शुड बी अ फाउंटेन हेड ऑफ स्टेट, फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस, ठीक है। हमें ऐसी सोसाइटी बनानी है बेस्ड ऑन सेक्रीफाइस, लव, वर्च्यू एंड जस्टिस। और ये सारी वैल्यूज़ की ये बातें कब कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, ये सब हमारे रामचरित्र मानस में लिख के गए हैं। ओके, तो ये था उनका सोशल आउटलुक। अभी हम आएंगे वन बाय वन, हम वर्ना की भी बात करेंगे, हम विमेंस की भी बात करेंगे। अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि उन्होंने किस किस चीज़ पे अपना ओपिनियन दिया है। दूसरा ओपिनियन उन्होंने दिया अबाउट दिस रिलीजियस सुपरस्टिशन। अब मिडाइवल एज में काफ़ी तरह के सुपरस्टिशंस थे, आज भी हैं हमारी सोसाइटी में, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन उस टाइम एजुकेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, तो हम लोग और ज़्यादा सुपरस्टिशियस हुआ करते थे, ठीक है। सो ही ट्राइड टू टीच पीपल in such a manner that it could drag out them, or it can drag out the religion from all sort of superstition and made religion simple। भक्ति मूवमेंट का पूरा जो गोल रहा है वो रिलीजन को सिंप्लीफाई करने पे रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े यज्ञ हवन करने की, कोई सैक्रिफाइसेस करने की, कुछ नहीं। देयर इज़ अ सिंपल वे दैट इज़ प्योर लव टुवर्ड्स गॉड, जैसे मीराबाई एंड कृष्ण, प्योर लव टू गॉड, ठीक है। इस रिलीजन को सिंपल बनाना है, इसमें से सुपरस्टिशन सभी तरह के हटाने हैं। ओके, ही एम्फेसाइज ऑन लिविंग ए वर्चुअस लाइफ एंड डेवलपिंग द ह्यूमन परफेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल एक चक्र पूजा हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चक्र पूजा वगैरह करने की, इसको अपोज किया उन्होंने। क्योंकि यहाँ पे क्या करते थे, मैन वीमेन एक सर्कल के अराउंड बैठ जाते थे, और उसके बाद दे हैव टू कंज्यूम द 5M, दैट इज़ मदिरा, मांस, मत्स्य, मुद्रा दैट इज़ मनी, एंड मैथुन सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है। तो उन्होंने इन सभी सेक्रीफाइसेस और इन सभी तरह की प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बोला कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें रिलीजन को सीधा सिंपल रखना है, फ्री ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ सुपरस्टिशंस एंड बेस्ड ऑन प्योर लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, ठीक है। ये चीज़ें आएंगी तो सिंपल 2 मार्कर में आएंगी। व्यूज़ ऑन आइडियल फैमिली। अब एक आइडियल फैमिली क्या हो सकती है, जहाँ पे एक आइडियल मदर एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, जैसे कौशल्या एंड सुमित्रा, ठीक है। जहाँ पे एक आइडल वाइफ एग्जिस्ट करती हो, जैसे सीता जी। जहाँ पर एक आइडल ब्रदर एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि लक्ष्मण एंड भरत। ओके, ऐसी फैमिली को इन्होंने बताया अ आइडल फैमिली। तुलसीदास हैज शोन द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ आइडियल फैमिली थ्रू द फैमिली ऑफ राम इन रामचरित्र मानस। उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज़ फॉर द सक्सेस ऑफ जॉइंट फैमिली, क्योंकि इस जॉइंट फैमिली में अगर कोई एक पर्सन भी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करेगा, अगर ये अच्छी माँ नहीं है, बहू को परेशान कर रही है, तो जॉइंट फैमिली स्टे नहीं कर सकती। वाइफ अगर अच्छी नहीं है तो ये रिलेशन नहीं चल सकता। अगर वो एक अच्छी डॉटर इन लॉ नहीं है तो वो मदर के साथ डील नहीं कर सकती। अगर भाई अच्छा नहीं है तो भी ये फैमिली सर्वाइव नहीं कर सकती। ओके, तो उन्होंने पूरा एम्फेसिस दिया ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज़। राम प्रेजेंट्स द कैरेक्टर ऑफ आइडल सन, आइडल ब्रदर, आइडल फादर एंड आइडल हस्बैंड। वैसे इस बात को मत ही लिखना, क्योंकि अदरवाइज वो क्या, ठीक है आंसर में तो लिख लोगे, बट एक क्रॉस क्वेश्चन जरूर उठेगा, क्या आइडल फादर कह सकते हैं। ओके, इनफैक्ट आइडल हस्बैंड पे भी क्वेश्चन उठेगा कि आपने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जंगल में छोड़ आए थे, ठीक है, आपके बच्चे वहाँ जंगल में आश्रम में रह के बड़े हुए, तो हाँ क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए तो कर सकते हो, बट अब ठीक है आंसर तो लिखना है ना वहाँ। चलो अब हम लोग जानते हैं अच्छे से व्यूज़ ऑन रिलीजन। अगर एक आध दोहा उनका याद करके लिख सको तो ठीक है, नहीं भी लिख सको तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, ठीक है। जब तक गले में सांस है, जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक दया नहीं छोड़िए, क्योंकि दया ही धर्म का बेस है, ठीक है। अगर आप में कंपैशन नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज आप में सिर्फ ईगो आएगा, और ईगो इज़ इक्विवेलेंट टू सिन, दैट इज़ मतलब वो पाप है पूरी तरीके से, ठीक है। सो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण।
Okay, so Tulsi stress on religion and say that religion is truth and helps in attaining salvation. तो रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि मैं मंदिर जाऊं या मैं ये सारे रिचुअल्स परफॉर्म करूं, मैं यज्ञ हवन करूं, नहीं। रिलीजन का मतलब है सिर्फ सच। लेकिन आजकल जो हमारे अधिकतर बाबा लोग चल रहे हैं, they अधिकतर झूठ पे चलते हैं, ठीक है। जबकि रिलीजन का सिर्फ एक ही मतलब है, दैट इज़ ट्रुथ। और ये सच ही आपको मदद करता है साल्वेशन अटेंड करने में, ना कि पूजा पाठ, रिचुअल्स एंड ऑल दोज थिंग्स। द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज़ एंगेजिंग द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अगर सबसे बड़ा धर्म कुछ है तो वो है दूसरों की भलाई करना। अगर यही सब हम लोग सुनते आए ना आज तक एथिक्स में, वेलफेयर ऑफ अदर्स इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन। ही स्टैंड्स फॉर कर्मयोग। आप बस अपना कर्म कीजिए, ये मत सोचिए कि उसके रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है। अगर मैं दान दे रहा हूँ किसी को, ठीक है, मैं किसी को खाना खिला रहा हूँ, तो मैं ये नहीं सोच सकता कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा फिर। ओके, ही सेज दैट द वर्ल्ड इज़ मेनली ए फील्ड ऑफ एक्शन। अब फील्ड ऑफ एक्शन क्यों बोल रहे हैं वर्ल्ड को? क्योंकि देखिए यहाँ आप कर्म करने ही आए हो। यहाँ पे एक्शन से मतलब लड़ाई नहीं है, एक्शन से मतलब है कर्म। एज यू सो, जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। ओनली द लेजी एंड द आइडल डिपेंड ऑन द डेस्टिनी। वी हैव टू डू आवर ड्यूटी विदाउट डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड। क्योंकि सिर्फ जो आलसी लोग होंगे वही बैठे रहेंगे कि जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। जैसे वो चारवाका स्कूल फिलॉसफी में होता है, वो यही कहता है ना कि नियतिवाद में विश्वास रखो, जो नियति में वो होगा आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ मत करो, खाओ पियो मौज करो, ठीक है, नियति में जो है वो है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ लेज़ी और आइडल पर्सन ही होते हैं जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। आप यहाँ पे आए हो, यू हैव बॉर्न इन फील्ड ऑफ एक्शन, यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट एनी डिज़ायर फॉर रिवॉर्ड। तो वॉट एवर इज डेस्टिन्ड इज बाउंड टू हैपन। जो होना है वो तो होगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत नियतिवाद की तरफ ही चले जाते हैं कि जो होना है वो तो होगा, लेकिन आपको अपनी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी फिर भी। वी हैव सिंपली टू रीप आर प्रबंध। प्रबंध मतलब हमारे जो भी कर्म रहे होंगे इस लाइफ में, सॉरी प्रारब्ध, ठीक है, जो भी हमारे कर्म रहे होंगे वो हमें भुगतने होंगे, और उनका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा हमारे एक्शंस का। द होल वर्ल्ड इज़ गाइडेड मेनली बाय द एक्शंस। नो वन गिव जॉय एंड सॉरो। ना तो कोई किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है। ये सिर्फ हमारे कर्म ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें ये कर्म करने से सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। ओके, तुलसी प्रेजेंट लक्ष्मण एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ कर्म एक्शन। मतलब लक्ष्मण को, पूरी रामायण में लक्ष्मण को क्या मिला? ठीक है, वो सिर्फ अपने भाई के साथ रहे, साथ दिया पूरा, बट वो अपना कर्म करते रहे छोटा भाई होने के नाते। बट उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया कि इससे मुझे क्या मिलेगा। ना तो वो राजा बन रहे हैं, ना वो युवराज बन रहे हैं, नथिंग। ठीक है, तो दिस वॉज हिज व्यूज ऑन द रिलीजन। चलो अब हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, वर्ना सिस्टम एंड व्यूज ऑन विमेन। अब वर्ना सिस्टम में ये थोड़े कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि नहीं यार, आप वर्ना सिस्टम तो रखो, लेकिन बर्थ के बेसिस पे मत रखो, उसको ऑक्यूपेशन के बेसिस पे रखो। क्योंकि इनका ये कहना था कि आपकी जो जेनेटिक्स होते हैं, ठीक है, मतलब आपके पेरेंट्स, सपोज कि आपके फादर कोई एक पर्टिकुलर काम करते थे, तो वो टैलेंट, वो हुनर आप में आएगा। तो इनका ये मानना था कि एक लोहार के बेटे को लोहार ही बनना चाहिए, क्योंकि वो मास्टर होगा इस काम में, क्योंकि वो चीज़ उसमें नेचुरली आई होगी। उसी तरीके से एक ब्राह्मण अगर शास्त्र पढ़ रहा है तो वो चीज़ उसके बच्चे में आएगी, और उसके बच्चे को भी शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात गलत हो जाती है कि इससे तो फिर चलो ठीक है, आपने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया सोसाइटी का, बट द थिंग इज़ कि अगर आप इतना वाटर टाइट बना दोगे इस चीज़ को, तो फिर कभी किसी का वर्ण चेंज ही नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये कह जरूर रहे हैं कि इसको ऑक्यूपेशन पे बेस रखो, बट फिर एट द सेम टाइम वो ये भी तो कह रहे हैं कि फादर का जो ऑक्यूपेशन है अगर बेटा वही करेगा तो उसमें ज़्यादा टैलेंट निकल के आएगा इसका। तो ये तो कोई बात नहीं होती कि एक लोहार का बेटे में थोड़ा बहुत नेचुरली आएगी वो चीज़, तो फिर उसको भी यही काम करना चाहिए। ओके, दैट इज़ नॉट द वे। बट हाँ, गांधी जी का भी यही ओपिनियन था कि आप वर्ना सिस्टम को मेंटेन रखिए, बट बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन पे बेस रख भी देंगे तो फिर बात तो वहीं आ गई ना पूरी, फिर से घूम के। द बेस्ट वे इज़ वाई टू डिवाइड अ सोसाइटी। डिवाइड क्यों करना है आपको? जिसका जिस काम में मन लगता है वो करने दो। किसी को वॉरियर बनना है, आर्मी में जाना है, जाने दो, डजेंट मैटर वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि दलित है।
ओके, सो वर्ना सिस्टम, तुलसीदास सपोर्टेड वर्ना सिस्टम बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड ही अपोज्ड कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, बट आई थिंक दोनों पे ही अपोज करना चाहिए, क्योंकि क्यों डिवीजन करना है सोसाइटी में? लेट अ ह्यूमन बीइंग बी अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट। अकॉर्डिंग टू हिम वर्ना सिस्टम वॉज अ साइंटिफिक डिवीजन ऑफ लेबर एंड इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, सो ही सपोर्टेड वर्ना सिस्टम। तो फिर ऐसे तो यार स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो लोहार का बेटा फिर लोहार में ही स्पेशलाइज होगा। तुलसीदास सपोर्ट द कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन, सॉरी तुलसीदास डिडंट सपोर्ट, ठीक है, बर्थ पे बेस्ड नहीं। एट टाइम्स हीज एटीट्यूड अपीयर्स टू बी फैनेटिकल टूवर्ड्स शूद्रास, क्योंकि इनका ये कहना है कि ठीक है आपको कुछ करना है कर लो, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स लोहार का काम कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स सफाई कर्मचारी हैं तो फिर आपका उसी में हुनर आएगा। अब इसमें क्या हुनर आएगा? सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बनेगा, वो अच्छी सफाई करेगा बस। ओके, सो समटाइम ही डिड अपीयर फैनेटिकल टूवर्ड्स द शूद्रास। In Ramcharitramanas, he portrayed Brahmins as the spiritual guides and Kshatriya as the protectors. ठीक है, तो ये बोल जरूर रहे हैं कि ऑक्यूपेशन पे बेस्ड रखो, लेकिन बात ये है कि ये उनकी कास्ट पे बेस्ड ही ऑक्यूपेशन डिसाइड कर रहे हो आप तो। With characters like Ram embodying the ideal Kshatriya virtues. However, his Bhakti philosophy stressed that devotion to God transcends the Varna distinction, as seen in the inclusive approach where figures like Shabri, a low caste women, attain salvation through the devotion. Okay, यहाँ पे ये बात तो कर रहे हैं कि ऑक्यूपेशन बेस्ड हो, ब्राह्मण स्पिरिचुअल गाइड है, क्षत्रिय प्रोटेक्टर है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए जब बात डिवोशन की आती है गॉड की तरफ, तो गॉड ट्रांसेंड्स दी वर्ना डिस्टिंक्शन। भगवान की नज़र में वर्ना जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब इंसान की नज़र में वर्ना सिस्टम है, बट भगवान की नज़र में वर्ना सिस्टम कुछ नहीं है। उनकी नज़र में सिर्फ आप मनुष्य हो। तो शबरी जी जो कि एक लोअर कास्ट से आती थी, उन्होंने भी साल्वेशन अटेंड कर लिया था थ्रू डिवोशन टू राम। तो जब भगवान की नज़र में कोई डिवीज़न नहीं है इंसानों में, तो फिर तुम्हें ज़रूरत क्या है यहाँ पे धरती पे डिवीज़न करने की, राइट? सो ये इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं आपके लिए वर्ना सिस्टम पे इनके व्यूज़ बताने के लिए। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये हो जाते हैं विमेन पर, क्योंकि इन्होंने एक दोहा लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना मतलब होता है बेसिकली ट्रेनिंग, ठीक है, एजुकेटिंग, बट ये कुछ हिस्टोरियंस को लगता है ताड़ना मतलब होता है बीटिंग, मारना। बीटिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे ढोल से बराबरी की जा रही है नारी की, ओके, शूद्र की बराबरी की जा रही है पशु से, ओके। तो इसलिए कुछ हिस्टोरियंस का कहना है करेंटली कि ये ट्रेनिंग और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है नहीं, ये बीटिंग वायलेंट पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, सो इट इज़ अप टू हिस्टोरियंस टू डिसाइड कि इसका क्या ट्रांसलेट है एग्जैक्टली। बट यहाँ पे क्योंकि ढोल वर्ड यूज़ हुआ है, तो हम ताड़ना का मीनिंग यही फिगर आउट कर सकते हैं कि शायद यहाँ पे बीटिंग की ही बात हो रही है। ओके, तो इस वर्स को साइट किया जाता है हमेशा एज एन एविडेंस ऑफ मिसोजिनिस्ट, that he was a very misogynist person who used to hate women. It reflects the hierarchical and patriarchal norms of the medieval India, where women are sometimes seen as the subordinate. However, scholars argue that this statement is context specific, मतलब कि यहाँ पे बात की जा रही है डिसिप्लिन करने की, ठीक है, रेफरिंग टू डिसिप्लिन द इग्नोरेंस एंड द ईगो रादर देन लिटरल वायलेंस। बट एक बात बताइए, अब अगर यहाँ पे सिर्फ ईगो के अगेंस्ट डिसिप्लिन करने की बात की जा रही है, या इग्नोरेंस है उनमें उसके अगेंस्ट डिसिप्लिन करने की बात की जा रही है, तो क्या ये ईगो या इग्नोरेंस सिर्फ नारी में ही है या शूद्र में ही है? क्या ये ईगो ब्राह्मण में नहीं है? ठीक है, क्या ये ईगो क्षत्रिय मेल में नहीं है? ओके, तो ये जो स्कॉलर्स का कहना है कि इग्नोरेंस और ईगो को डिसिप्लिन करने के कंटेक्स्ट में ताड़ना वर्ड यूज़ हुआ है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, and is not necessarily Tulsidas' personal stance but a reflection of societal attitudes or rhetorical exaggeration common in his era literature। ये एक बार को हम मान सकते हैं कि हाँ, शायद वो ये दोहा लिख के अपना ओपिनियन नहीं बता रहे, वो ये बता रहे हैं कि ऐसी सोच है समाज में कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ये उनका पर्सनल स्टैंड नहीं होगा, ये मे बी वो ये लिख के बता रहे हैं कि इस टाइम सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो कुछ इस तरीके का है,
ओके, दिस इज एक्सेप्टेबल। चलो इसके अलावा इंट्रोडक्शन, अगर इस पे क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन किस तरीके से दोगे? दैट द 16th सेंचुरी इंडियन पोएट संत एंड ऑथर ऑफ रामचरितमानस held views on women are complex and shaped by socio-cultural and religious context of his time। ओके तो यहाँ पर अब सीता जी की बात जब हम कर रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर वो विमेन को आइडियलाइज भी कर रहे हैं इन वेरियस रोल, जैसे शबरी को कि डिवोशन के थ्रू उनने साल्वेशन अटेंड कर लिया, ठीक है। चैस्टिटी, पवित्रता, सीता जी की बात हो रही, लॉयल्टी टू फैमिली, ठीक है। राम जी को वनवास मिला तो वो भी उनके साथ वनवास गई, हस्बैंड के साथ लॉयल्टी, ओके। तो वो एक तरफ विमेन के रोल को आइडियलाइज भी कर रहे हैं, अच्छा भी बता रहे हैं। कैरेक्टर ऑफ सीता हु एम्बॉडीज द आइडल ऑफ पतिव्रता, ओके। और उसके साथ साथ विमेन के स्पिरिचुअल पोटेंशियल की भी बात कर रहे हैं, सजेस्टिंग दैट डिवोशन टू गॉड ट्रांसेंड्स द जेंडर। ऊपर हमने देखा ना, आप शूद्र हो, नारी हो, कुछ नहीं, भगवान की नज़र में कोई वर्णा नहीं है, ठीक है, आप सब एक हो। एंड सीन इन हिज इंक्लूसिव अप्रोच टू भक्ति वेयर विमेन लाइक शबरी अटेंड डिवाइन ग्रेस थ्रू फेथ, ओके। लेकिन ये जो सुंदरकांड में दोहा नंबर 58.3 है, ढोल गवार पशु नारी, ये थोड़ा सा इनके ओपिनियन को कंट्रोवर्शियल बना देता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। चलो अब सोशल कॉन्शियसनेस, और यही आपको क्वेश्चन पूछा भी गया अबाउट द सोशल कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे टॉप क्वेश्चन था सोशल कॉन्शियसनेस इन रामचरितमानस। तो इंट्रोडक्शन में रामचरितमानस रिटन इन अवधि बाय तुलसीदास, ओके। 3 वर्ड से मिलके बनाए, राम चरित्र यानी कैरेक्टर, और मानस दैट इज लेक, ओके। तो यहाँ पे मतलब होता है लेक ऑफ गुड कंडक्ट ऑफ राम। अब रामचरित्र में राम को क्या माना गया? इनकारनेशन ऑफ गॉड विष्णु, और उनके जो एक्शंस हैं वो डिस्क्राइब किए गए एज राइचुअसनेस टू रिमूव द इविल एंड एस्टैब्लिश धर्म। तो इसके पीछे की जो पूरी फिलॉसफी रही है उसमें पूरे में राम को क्या बताया गया है? एज अ मर्यादा पुरुषोत्तम, दैट इज मैन विद एक्सीलेंट कंडक्ट्स। यहाँ पे रावण का वध होता है, और उस वध को किस तरीके से सिग्निफाई किया गया? दैट इट इज़ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल। तो ये मैसेज दिया गया वर्ल्ड ओवर कि अंत में जीत सत्य की ही होगी। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर वॉज द रियल इविल, और अंत में क्या हुआ? पहले हिटलर सब जगह जीतता जा रहा था, बट अंत में क्या हुआ? हिटलर की हार हुई। दैट इज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल। रामचरितमानस टीचेस अस हाउ टू ओवरकम द इविल डीड्स एंड बीइंग जेंटल टू एवरीवन, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो एक वानर हो सुग्रीव, ठीक है, जो कि कमज़ोर भी था, या वो शत्रु का भाई हो जैसे विभीषण। यू नीड टू बी जेंटल टूवर्ड्स एवरीवन। इट ऑल्सो टीचेस अस फैमिली वैल्यूज through its various characters such as Ram, idol son, husband, brother, Sita, idol wife, Hanuman, idol devotee. Through Ramcharitramanas, Tulsidas explains the ideal society based on social harmony, equality and tolerance. और आज भी अगर इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ की तो इन्हीं चीज़ों की है, हार्मनी, इक्वालिटी, टॉलरेंस, ठीक है। इन टूडेज सिनेरियो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ रामचरितमानस to remove the antisocial elements of the society. Through teachings of Ramcharitramanas, we can establish an ideal society where all human beings can live with harmony. Again, next is तुलसीदास की पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है? पॉलिटिकल फिलॉसफी वैसी है जैसी राम राज्य में हम इमेजिन करते हैं, जो कि आजकल बीजेपी पूरे टाइम बोलती रहती है आपको, ओके। ये बहुत क्लियरली क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस वक्त की पॉलिटिक्स को जिस टाइम पे वो रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ वो जो देख रहे हैं वो है पूरा एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। युद्ध हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ओके। गांव के गांव पूरे लूट लिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, पूरी तरीके से आप स्लेव कल्चर देख रहे हो इस टाइम, ठीक है। वेलफेयर जैसा, स्टेट जैसा कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट आपका 1/3 या कई बार हाफ भी इतना रेवेन्यू ले लिया जाता है आपकी मेहनत का, ठीक है। तो जिस तरीके का वो देख रहे हैं उस पे बेस्ड वो कहते हैं कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, हमें क्या चाहिए? राम राज्य चाहिए। तो अब राम राज्य की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, बाकी चीज़ें आप सेल्फ पढ़ सकते हो। ये बोल रहे हैं कि राम राज्य वो है जहाँ पर
सभी लोग अपने धर्म का पालन करते हुए रहते हैं, बट एज पर देयर वर्णा। तो अब फिर वही वापस से वही बात आ जाती है कि यार ये कौन डिसाइड करेगा कि इस वर्ण का ये धर्म है। धर्म धर्म कब से कंटेक्स्ट बेस होने लगा? धर्म को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, धर्म तो धर्म है। ठीक है, अगर राइट है तो राइट है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है। ठीक, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनका जो कास्टिज्म जिसको हम बोलते हैं आज, वो इनमें थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है। ही सेज दैट राम राज्य तो वही है जहाँ पे सभी धर्म के अकॉर्डिंग रहें, यानी हर वर्ण अपने धर्म का पालन करे। ब्राह्मण है तो वो सिर्फ शास्त्र ही पढ़े, कथा सुनाए। क्षत्रिय है तो वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। वैश्य है तो वो सिर्फ व्यापार करे। शूद्र है तो वो सिर्फ लेबर करे। ओके, अकॉर्डिंग टू तुलसी, राम राज्य नो वन सफ़र फिजिकली, स्पिरिचुअली और बॉडीली। बट अगर आप देखेंगे तो आज तो शायद हर तीनों चीज़ों से सफ़र कर रहा है इंसान। ओके, यहाँ पर एवरी वन लिव्स इन हार्मनी विथ अफेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर। ऊपर उन्होंने बोला ना, द सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। नो वन डाइज यंग, एवरी वन हैज़ ब्यूटिफुल बॉडी फ्री ऑफ डिजीज। नाउ इमेजिन, क्या ये पॉसिबल है कि किसी की भी युवा अवस्था में मृत्यु नहीं हो रही है, सबके सब खूबसूरत हैं, किसी को बीमारी नहीं है? तो ऐसा तो नहीं होता, ये तो एक आइडियल सिनेरियो है। बाकी इवन राम राज्य में भी शायद ऐसा नहीं हो सकता। नो वन शुड बी इग्नोरेंट, पुअर और हंग्री। अब यहाँ पे वो किंग को एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी बता रहे हैं, दैट किंग मस्ट फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ एवरी सिटीजन। जैसे आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये जो राशन वाली स्कीम चलती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, तो वो सब क्या है कि आपके जो रूलर हैं आपके देश के, दे आर फुलफिलिंग द नीड, बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, मकान भी बना के दे रही है सरकार। इट एंड प्रोवाइड सर्विस टू हिज स्टेट विदाउट एनी करप्शन एंड इम्पार्शियलिटी। अब ये तो इंडिया में कभी हो ही नहीं सकता, विदाउट एनी करप्शन एंड इम्पार्शियलिटी। सारे एग्जाम में इस वक्त करप्शन चल रहा है आपके मध्य प्रदेश में। ओके, इंटरव्यू में आपको पार्शियलिटी देखने को मिल ही जाती है। राम राज्य एवरी वन हैज़ इक्वल राइट, चाहे आप मैन हो या विमेन हो। राम राज्य नो वन शुड बी इग्नोरेंट और हंग्री, पीपल शुड बी पैट्रियोटिक एंड ड्यूटीफुल। राम राज्य इज बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस। अब ये जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम है, इट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस सोशल जस्टिस सिस्टम ओनली। ठीक है, यानी कि जो एजुकेशन में आगे रहे पहले से, उनको जनरल कैटेगरी में रखा गया। जो उनको पहले एजुकेशन नहीं मिल पाया, उनको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया। इन राम राज्य देयर विल बी फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड ऑफ एवरी पर्सन। किंग इज नॉट क्रूअल एंड इग्नोरेंट एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। पीपल हैव म्यूचुअल अफेक्शन एंड सेल्फ राइचुअसनेस। ओके, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं आपकी राम राज्य की, जो कि अगर क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज़ ही आएगा। ड्यूटीज़ ऑफ किंग। अब सबसे पहले तो वो कहते हैं कि देखिए, किंग जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव पीपल का। जैसे आज कहते हैं ना हम लोग, हमारे MLAs, MPs, ये सब क्या हैं? दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। अब पीपल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो तुलसीदास ने भी उस दौर में ये बात की थी, दैट किंग इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। ओके, और अगर किंग अच्छे से काम नहीं करता है, वो लोगों के वेलफेयर का ध्यान नहीं रखता है, तो जनता के पास अधिकार है कि वो किंग के खिलाफ विद्रोह कर सकती है, उसे हटा सकती है। ओके, तो उनका यहाँ पे कहना है कि जनता मान रही है कि आप पैरामाउंट पावर हो, आपकी ताकत है, मान ली, लेकिन इसको हम ऑटोक्रेसी नहीं मानने देंगे। आप ये मत मानिए कि आप शक्तिशाली हो तो आप जैसे चाहोगे वैसे मनमानी करोगे। ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टिंग समवन एज अ पैरामाउंट पावर बट नॉट सबमिटिंग टू हिट्स ऑटोक्रेसी। He has considered the same ruler as the true ruler who consider the post as a mean of service to the people। यानी कि जिस पद पे आप बैठे हो, ये सिर्फ एक माध्यम है कि आप जनता की सेवा कर सकते हो, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ प्रधान सेवक। ओके, यही तुलसीदास बोल रहे हैं। तो उन्होंने किंग को 4 धर्म बताएं। एक है राजधर्म, जैसे कि सीता जी को जब उन्होंने भेज दिया था वहाँ पर जंगलों में, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं एक राजा के तौर पे ये काम कर रहा हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें गलत हुई है तो सज़ा मिलेगी। तो सीता जी को मैंने वहाँ भेज के अपना राजधर्म का पालन किया है। ओके, पति धर्म का नहीं, राजधर्म का। फिर पितृधर्म, यानी कि अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए जंगल में चले गए।
मातृ धर्म अपनी माता की वचन का पालन करना, और मित्र धर्म जैसे कि सुग्रीव को और विभीषण को दिए हुए वचन का पालन करना। तो दीज आर दी 4 मेन ड्यूटीज ऑफ द किंग। The duty of king in Ram Rajya is to fulfill the basic need of every citizen and provide service to his state without any corruption and impartiality। हमने ऊपर देख लिया ये पॉइंट कि यहाँ पर तुलसीदास बताते हैं कि किंग की ड्यूटीज़ क्या क्या होगी, और जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है दैट ही शुड बी प्रजावत्सल। प्रजा मतलब जो जनता के बारे में सोचे, ना कि बैठ के रील देखता रहे फ़ोन में। एंड पीपल शुड बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट टू द रूलर, लेकिन जनता भी उसके प्रति वफादार हो। इफ़ द ड्यूटी ऑफ द, अब इस पॉइंट पे फोकस करो, इफ़ द ड्यूटी ऑफ द किंग और रूलर इज डिविएंट और इमोरल, इट गिव्स राइट टू चेंज एंड रेवोल्यूशन टू द पब्लिक। जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम इमरजेंसी के अगेंस्ट रेवोल्यूशन होना शुरू हुआ, जिसको नाम दिया गया टोटल रेवोल्यूशन, लेड बाय जेपी। Ram ruled his state and with due regards of his like and dislikes, having the welfare of the state as his primary concern। वेलफेयर स्टेट बनाना ही एक अच्छे राजा की निशानी होती है। He should regard himself as leader who lead the state, focus on basic need of the citizen, inquire about the welfare of people। He must be truthful, righteous and practice his dharma, and king should be prajavatsal, that means always thinking about the people, and king is not cruel and ignorant। अभी सारे पॉइंट आप आज के मोदी जी में अप्लाई करके देख लो और अलग अलग स्कीम को उससे रिलेट कर लेना। ओके, ह्यूमन सेंट्रिक व्यू। अब ह्यूमैनिटी को लेके क्या बोल रहे हैं, उनका यही कहना था दैट ह्यूमन वेलफेयर, इंसानों एक दूसरे की भलाई करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है। ही लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन ह्यूमन लव सो दैट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा, टॉलरेंस, ठीक है, मतलब ये नहीं कि किसी के घर में बीफ मिल गया तो आप उसको मारना शुरू कर दो। इंटीग्रिटी यानी कि आपका कैरेक्टर ऐसा हो कि ये नहीं कि किसी ने थोड़ी सी रिश्वत ऑफर करी और झुक गए। एंड इक्वालिटी। The main aim of Tulsidas' idea of Ram Rajya is to have a good life for human being, and Tulsidas renounced the idea of violence and corruption for sake of humanity। Okay, इनके अकॉर्डिंग देयर शुड बी ड्यूटीफुलनेस, सब अपना कर्म करें, वर्च्यू, courtesy, truth, forgiveness, justice एटसेट्रा, whose ultimate aim is welfare of human being। यानी कि जितना हमारा प्रियम्बल आता है वो सब इसमें आ जाएगा। ओके, स्वतः सुखाए, ये आया आपका हार्डली 2 मार्क में आया, 2 मार्क नहीं, आई थिंक ये वेरी शॉर्ट नहीं था, शॉर्ट में आया था, अभी देख लेंगे ऊपर किस में आया था। ठीक है, स्वतः सुखाए नाम से ही क्लियर है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। दिस वर्ड इज ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम रामचरितमानस एंड द ब्रॉडर भक्ति टीचिंग्स एम्फेसाइजिंग परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी दैट इज धर्म सेल्फलेसली फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी काम परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए। वो याद करो ना 3 इडियट्स का, पैसा कम कमाऊँगा लेकिन खुश रहूँगा अब्बा। ओके, दैट इज़ कि मैं जो काम कर रहा हूँ सेल्फलेसली कर रहा हूँ, अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ। उसी तरह यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब लोगों ने उनके रामचरितमानस में कमियाँ निकाली कि यार मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिखा है, मैंने अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए लिखा है ये रामचरितमानस। ओके, द पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड डिवाइन प्लेजर विदाउट अटैचमेंट टू द वर्ल्डली रिवॉर्ड्स। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए कि मैं बुक लिख जाऊंगा, इसकी 7 करोड़ कॉपीज़ बिक जाएंगी, कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। नो, ये मैंने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए लिखा है। रूटेड इन डिवोशन टू लॉर्ड राम, इट एनकरेज इंडिविजुअल्स टू एक्ट according to their role in society, whether as a householder, scholar or devotee, while dedicating their actions to God। तुलसीदास बिलीव दैट द ट्रू हैप्पीनेस यानी कि सुख, इट कम्स फ्रॉम अलाइनिंग वंस लाइफ विद द राइचुअसनेस एंड डिवोशन, फ्री फ्रॉम ईगो और मटेरियल डिज़ायर्स। ओके, तो यहाँ पे तुलसीदास वही कह रहे हैं कि जब लोग उनके पास आए और उनसे बोला, उनको कुछ एडवाइस देने लगे, सजेशन देने लगे, तो उन्होंने यही कहा कि यार देखो, यहाँ पर Tulsidas said after listening to everyone that I have not composed Ramcharitramanas for all of you. I have created them for my enjoyment. Whatever you like in it, it is yours. Leave everything else. Okay. अब मैं यहाँ पे आपके साथ वो 2 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। पहला है
तुलसीदास के फिलोसफिकल थॉट्स। तो अब फिलोसफीज अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि ये अपने हमने जितना पढ़ा उसमें किन फिलोसफीज पे फोकस कर रहे हैं। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द डिवोशन, ठीक है, पति के प्रति बीवी का, उसके बाद पिता के प्रति बेटे का, ठीक है। ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं कि सभी वर्ण अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें और अल्टीमेट गोल क्या है, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये सारी फिलॉसफीज़ की बातें ये यहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मण का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने सीता जी का एग्जाम्पल दिया। मैंने यहाँ पे ये जो पेड़ की फ़ोटो लगाई क्यों लगाई है, आप अपना बस कर्म कर दो, ठीक है। आपको तो अपना पेड़ लगा दो, ठीक है, एनवायरनमेंट बचाने के लिए। वो बड़ा होगा जब फ्रूट देगा नहीं देगा वो उसकी मर्जी, ठीक है। वो बड़ा हो जब उसकी छाया के लिए आप जिंदा रहो ना रहो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो फोकस जो पूरा रहा तुलसीदास का कर्म पे कि आप अपना कर्म कीजिए। दिस वर्ल्ड इज़ अ लैंड ऑफ एक्शन, ओके। तो इनकी फिलोसफिकल थॉट्स पे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। गोस्वामी तुलसीदास philosophical thoughts primarily expressed through Ramcharitmanas revolve around devotion, duty and welfare of humanity. He advocated karma yoga, that is, he is emphasizing that action without attachment to any rewards. जैसे कि लक्ष्मण जी, उन्होंने अपना कर्म किया पूरे जीवन, कोई ये नहीं कि इसमें मेरा फ़ायदा क्या है, ओके। तुलसीदास व्यूड रिलीजन एज पाथ टू सॉल्वेशन, लेकिन ये रिलीजन उनका किस पे बेस्ड है, सिर्फ ट्रुथ पे और कंपैशन पे। जैसे उन्होंने एक दोहा भी लिखा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दैट इज कंपैशन, दया, ठीक है। कंपैशन इज द रूट ऑफ रिलीजन, प्राइड इज एक्चुअली अ सिन, ठीक है। घमंड रखना, ईगो रखना, अभिमान रखना वो तो पाप है। नेक्स्ट इज हीज कंसेप्ट ऑफ राम राज्य एंड विजन ए वेलफेयर स्टेट which is free from all sort of suffering, guided by dharma and social justice. उसके बाद लास्टली उन्होंने बात की स्वतः सुखाय फिलॉसफी, दैट इज पर्सनल जॉय, पर्सनल जॉयफुल अप्रोच टू क्रिएटिविटी, प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ एक्सप्रेशन वाइल बेनिफिटिंग द अदर्स। उन्होंने रामचरितमानस लिखी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, लेकिन उसका बेनिफिट आगे चल के सबको मिला। These ideals blend the spiritual depth and practical ethics, aiming for harmonious society. ओके, तो काफ़ी है, मोर देन इनफ है शॉर्ट आंसर के लिए। अब ये पूछा गया आपको लॉन्ग आंसर में, रोल ऑफ गवर्नेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ सर्विस है जो गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है पब्लिक को। तो यहाँ पर इन्होंने रोल, गवर्नेंस का क्या रोल बताया एज पर रामचरितमानस, ओके। तो हमने अभी तक जितना पढ़ा उसमें क्या है, राजा कैसा होना चाहिए, राम जैसा, राज्य कैसा होना चाहिए, राम राज्य जैसा, किस पे बेस्ड होना चाहिए, धर्म पे, ठीक है। हर सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करें, राइट, दैट इज द गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू रामचरितमानस। तो इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, रामचरितमानस कंपोज्ड बाय गोस्वामी तुलसीदास प्रोवाइड ए प्रोफाउंड insight into role of governance primarily through depiction of Lord Ram rule in the idealized state of राम राज्य, ठीक है। राम भगवान और राम राज्य के थ्रू वो बता रहे हैं कि गवर्नेंस कैसा होना चाहिए। तो ये एपिक लिखा गया है अवधी डायलेक्ट में, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नेंस में सिर्फ 5 पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। फर्स्ट इज सर्विस टू पीपल, किंग इज पोर्ट्रेड एज प्रजावत्सल, जो जनता के बारे में सोचे और जो अपनी पोजीशन को क्या समझे, पावर की कुर्सी नहीं, बट एक ऐसा माध्यम जो मुझे जनता की सेवा करने का अधिकार देगा, ठीक है। कोई ऑटोक्रेटिक रूल नहीं चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा वो राजा प्रायोरिटाइज करे वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन ओवर हिज पर्सनल गेन। ये नहीं कि मैं विधायक बन गया 5 साल में बना लो 100 करोड़, ओके, नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। आप बेसिक नीड प्रोवाइड कीजिए पब्लिक को, बट विदाउट करप्शन और इम्पार्शियलिटी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, सर्विस टू पीपल। सेकेंड इज एडरेंस टू धर्म, जो भी गवर्नेंस है इट शुड बी रूटेड इन धर्म, दैट इज राइचुअसनेस, एंड द रूलर इज एक्सपेक्टेड टू लीव अकॉर्डिंग टू ड्यूटी ऑफ हिज वर्ना। यहाँ पे जब एक जस्ट आइडल किंग की बात की गई, तो जस्ट किंग फॉलोज द स्क्रिप्चुअल प्रिंसिपल, यानी कि राज्य उस टाइम कैसे चलता था, शास्त्रों के हिसाब से। जब लक्ष्मण जी ने यमदेव को देख लिया था तो ऋषि मुनियों से कंसल्ट किया गया, तो उन्होंने क्या कहा, शास्त्र तो यही कहता है कि या तो आप लक्ष्मण को मृत्युदंड दीजिए या फिर उनको राज्य से निकाला कर दीजिए, यानी कि बहिष्कार कर दीजिए उनका, ओके। शास्त्र के हिसाब से ही रूल करना पड़ता है किंग को भी।
ensuring that all subjects perform their duties harmoniously as seen in यूटोपियन डिस्क्रिप्शन ऑफ राम राज्य। फिर दूसरा फोकस होगा वेलफेयर एंड जस्टिस पे। आपको इंश्योर करना होगा दैट नो वन इज सफरिंग फिजिकली, स्पिरिचुअली और बॉडीली। इट प्रोवाइड्स इक्वल राइट टू ऑल, चाहे मैन हो या विमेन। ओके, आपके राज्य में कोई गरीबी ना हो, इग्नोरेंस, हंगर और सोशल जस्टिस मिले लोगों को, एंड यूनिवर्सल वेलफेयर। देन मॉरल लीडरशिप, दैट इज किंग मस्ट बी ट्रूथफुल। ये नहीं कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। किंग मस्ट बी ट्रूथफुल, राइचुअस एंड फ्री फ्रॉम क्रुएल्टी एंड इग्नोरेंस, जैसा कि मिडाइवल एज में होता था मोस्टली। राम्स गवर्नेंस इज मार्क्ड बाय हिज इंक्वायरी इनटू द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। अब आपने देखा ना उस टाइम जब सीता जी वाला इंसिडेंट आता है रामायण में, कि वो भेष बदल के जाते हैं रात में ये सुनने कि आखिर ये धोबी क्या कह रहा है सीता जी के बारे में। ओके, सो एक अच्छा रूलर इंक्वायरी करेगा अबाउट कि मेरे लोग कितने खुश हैं, कितने सुखी हैं। एंड हिज विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस पर्सनल डिज़ायर्स फॉर द स्टेट बेनिफिट, सेटिंग ए मॉरल एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। जैसे 1991 में जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनका जो भी इन्वेस्टमेंट था थोड़ा डॉलर वगैरह का, तो इंडियन करेंसी डीवैल्यू हुई थी और यहाँ पर इनके डॉलर से जो भी प्रॉफिट इनको हुआ, उन्होंने वो प्रॉफिट दान कर दिया था प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। ठीक, उन्होंने कहा था देश को इस वक्त ज़रूरत है पैसे की। तो ये होता है कि स्टेट के बेनिफिट के लिए अपने पर्सनल बेनिफिट, डिज़ायर अपनी सेक्रीफाइस कर देना। अकाउंटेबिलिटी टू पब्लिक, जैसे कि हमारे यहाँ ज़रूरी है, अभी तो खासकर अकाउंटेबिलिटी उतनी नहीं है क्योंकि मीडिया क्वेश्चन करता नहीं है सरकार को। तुलसीदास grants that public the right to revolt against an immoral and deviant ruler, indicating that governance is a mutual responsibility. This underscores that king's accountability to maintain ethical standard as outlined in his poetry. And you can conclude that according to Ramcharitramanas, the role of governance is to create a welfare state, that is Ramrajya, where dharma, justice, service prevail, with the king acting as benevolent leader accountable to his people, and this vision remains a timeless guide for ethical governance even today. ओके, सो ये मोर देन इनफ है ये बताने के लिए कि रामचरितमानस के अकॉर्डिंग गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए। ओके, पब्लिक को सर्विस देने पर ध्यान दिया जाए, सभी लोग अपने धर्म का पालन करें, सोसाइटी में वेलफेयर हो सबका और जस्टिस मिले, किंग एक मॉरल लीडरशिप प्रोवाइड करे, एग्जाम्पल सेट करे जनता के सामने, और पब्लिक के सामने अकाउंटेबल भी रहे। अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है तो जनता रिवोल्ट कर सकती है उसके अगेंस्ट। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी और ये भी समझ आया होगा कि हमने अगर टॉपिक समझ लिया है तो आंसर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर आप इजीली बना लोगे। ठीक है, 3 फेमस वर्क्स का नाम आप लिख ही लोगे। रामचरितमानस पे वेरी शॉर्ट नोट पूछा है, बस वही बताना है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी, किस दौर में लिखी और किस पर बेस्ड है, रामायण की थीम पर बेस्ड है पूरी। ठीक है, स्वतः सुखाए ऑफ तुलसीदास वो हमने देख ही लिया और 2-2 लाइन में तो लिखना ही है सिर्फ। देन सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ तुलसीदास, तो सोसाइटी को लेके उन्होंने जो जो चीज़ें बताई है यहाँ पे वो लिखना है। फिलोसफिकल थॉट्स, ये आंसर मैंने आपको लिखवा ही दिया है। लॉन्ग आंसर टाइप में सोशल कॉन्शियसनेस पूछी गई है। अब देखिए यहाँ पर सोशल कॉन्शियसनेस शॉर्ट में पूछी गई, उसके बाद यही लॉन्ग में भी पूछी गई। ओके, इसलिए PYQ के मैं आंसर आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 2015 में शॉर्ट में पूछा जाता है, सॉरी 2014 में शॉर्ट में पूछा गया, 2018 में लॉन्ग में पूछ लिया गया। देन रोल ऑफ गवर्नेंस, और आप समझ सकते हैं टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि 2015 में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, और उसी तरीके से 2019 में भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे 2015 में रामचरितमानस, यहाँ पे 2015 में फिलोसफिकल थॉट, फिर यहाँ पे 2019 में स्वतः सुखाए, यहाँ पे 2019 में रोल ऑफ गवर्नेंस। ओके, सो टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो, और मैंने आपको मेंटरशिप कोर्स के बारे में बता ही दिया है। इट्स जस्ट 2500, और उसमें आपको जो भी पढ़ाया जाएगा सब कुछ लाइव क्लास के थ्रू ही होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर जैसा कुछ नहीं होगा। तो अगर आप डिसिप्लिन हैं, आप रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं लाइव, तो ही ज्वाइन कीजिएगा। इट्स नॉट काइंड ऑफ कि बस वीडियो पढ़े हुए देखते रहेंगे बाद में, नो। और ये लाइव इसलिए भी होगी ताकि आप जो समझ में नहीं आ रहा है वो यहीं पे सामने के सामने पूछें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको अपने सामने ही आंसर राइटिंग करवाऊंगा। ओके, अगर एग्ज़ाम निकालने के लिए सीरियस हो तो फिर पढ़ो ठीक से।
ओके, उसमें फिर डरना और आलस करने का कोई मतलब नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।